सबसे पहले बात पाकिस्तान के लिए अहम दिन, ग्रे लिस्ट में नाम रहने या निकलने का फैसला आज होगा। बर्लिन में FATF का इजलास खत्म हो गया। ग्रे लिस्ट से खारिज होने वाले ममालिक का बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। पाकिस्तान ने 2018 में दी गई 27 में से 26 सिफारिशात मुकम्मल कर ली। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कई इम्कानात हैं। पाकिस्तान के लिए अहम दिन है। ग्रे लिस्ट में नाम रहने या निकलने का आज फैसला होने जा रहा है। बर्लिन में FATF का इजलास खत्म हो गया। ग्रे लिस्ट से खारिज होने वाले ममालिक का बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। पाकिस्तान ने 2018 में दी गई 27 में से 26 सिफारिशात मुकम्मल कर ली। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कई इम्कानात हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या होगा आउट। बर्लिन में FATF का इजलास खत्म। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में FATF का इजलास 13 जून से 17 जून तक जारी रहा। इजलास में पाकिस्तान की दी गई 27 सिफारिशात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान 26 सिफारिशात मुकम्मल कर चुका है। FATF ग्रे लिस्ट से खारिज होने वाले ममालिक का बाज़ाब्ता ऐलान आज करेगा। हुकूमती सराय ने दावा किया है कि इस बार मामला पाकिस्तान के हक में जाएगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है तो भी मामला तय होने में 7 से 8 माह लग सकते हैं। और तहरीक इंसाफ की कामयाबियों का तसलसल, PTI रहनुमाओं ने कौम को FATF में कामयाबी पर पेश की मुबारकबाद दे दी। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने का सेहरा हम्माद अजहर के सर जाता है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने ट्वीट में लिखा, गुज़िश्ता 2 सालों में मजबूत मुआशी नताइज, कामयाबी से FATF को संभालने के बाद ये सवाल तो बनता है कि इमरान खान की हुकूमत क्यों तब्दील की गई। शीरी मज़ारी ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। शहबाज गिल ने कौम को मुबारकबाद देते हुए ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। इमरान खान की खुसूसी तवज्जो से उनकी टीम ने वो काम कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया। चंद दिन पहले ही कहा था कि अब अरस्तू का क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा। इन चोरों ने ही हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया था। आपको आगाह कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की कामयाबियों का तसलसल है और इस सिलसिले में PTI रहनुमाओं ने कौम को FATF में कामयाबी से ग्रे लिस्ट से निकलने पर मुबारकबाद पेश की है और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने का सेहरा हम्माद अजहर के सर जाता है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने ट्वीट में लिखा है, गुज़िश्ता 2 सालों में मजबूत मुआशी नताइज, कामयाबी से कोविड और अब FATF को संभालने के बाद ये सवाल तो बनता है कि इमरान खान की हुकूमत क्यों तब्दील की गई। तहरीक इंसाफ की कामयाबियों का तसलसल, PTI रहनुमाओं ने कौम को FATF में कामयाबी पर पेशगी मुबारकबाद दे दी है। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने का सेहरा हम्माद अजहर के सर जाता है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने ट्वीट में लिखा, गुज़िश्ता 2 सालों में मजबूत माशी नताइज, कामयाबी से कोविड और अब FATF को संभालने के बाद ये सवाल तो बनता है कि इमरान खान की हुकूमत क्यों तब्दील की गई। शीरी मज़ारी ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। शहबाज गिल ने कौम को मुबारकबाद देते हुए ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। इमरान खान की खुसूसी तवज्जो से उनकी टीम ने वो काम कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया। चंद दिन पहले ही कहा था कि अब अरस्तू इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा। इन चोरों ने ही हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया था। तहरीक इंसाफ की कामयाबियों का तसलसल, PTI रहनुमाओं ने कौम को FATF में कामयाबी पर पेशगी मुबारकबाद दे दी है। इसी हवाले से बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, आपने वक्त दिया। आज एक अहम दिन है पाकिस्तान के लिए और FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने के कई इम्कानात है, क्या कहेंगे आप? देखें, अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो जो है वो आना बाकी है, लेकिन पाकिस्तान ने जो तमाम शराइत है उन तमाम शराइत को पूरा कर दिया है। आपके इल्म में जब हमें हुकूमत मिली तो हुकूमत में आते साथ पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में था, क्योंकि ये साबका नून लीग की हुकूमत की गलतियों का नतीजा था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया और पाकिस्तान के ऊपर ब्लैक लिस्ट की तलवार लटकना शुरू हो गई। हमने हुकूमत डालते साथ ही इसके ऊपर काम शुरू किया, जो उनके पॉइंट्स थे, जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसको फुल करना शुरू किया। उसके ऊपर दरकार जो ज़रूरी कानून साजी थी, जो मुल्की मफाद में थी, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और आपको याद होगा बड़ी अच्छी तरह से कि पेटस बिल्स पास होना थे, कानून साजी होनी थी। यही इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो इत्तेहाद है अभी, ये NRO लेने के लिए अपने केसेस बंद किए खैर में ताउन के तौर के ऊपर, उसके बदले नैब कानून में तरमीम ले आया था जो कि NRO 2 ये मांग रहे थे, जिसके ऊपर अभी इन्होंने अमल दरामद कर दिया हुकूमत ने आते साथ। उसके ऊपर इन्होंने ब्लैकमेलिंग की
तो लिहाजा इनका तो कोई किरदार नहीं है इस हवाले से। ये तो मुल्की मफाद के ऊपर ज़ाती मफाद को तरजीह देते रहे हैं। तो हमाद अजहर साहब ने की प्राइम मिनिस्टर साहब ने ड्यूटी लगाई थी, इन्होंने पाकिस्तान के तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ मिल के इसके ऊपर बेशुमार पेशरफ्त भी की और पाकिस्तान ने तमाम शराइत को भी पूरा किया। तो अभी शुनीद ये आ रही है कि पाकिस्तान तमाम शराइत पूरी कर चुका है और अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो आना बाकी है। और कभी इम्कान यही है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फर्रुख हबीब साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। और मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क, डॉलर शहबाज हुकूमत के कंट्रोल में आने को तैयार ही नहीं। अमरीकी करेंसी के पाकिस्तानी रुपए पर पै दर पै वार जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 83 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अदम इस्तेहकाम से मईशत अच्छी नहीं चल पाती। इतना कुछ करने के बाद भी इनको किसी दोस्त ममालिक से पैसे नहीं मिल रहे। इनके फैसले करने की वजह अपनी हुकूमत को बचाना है। मईशत तबाह, पेट्रोल महंगाई, डॉलर की कीमत आसमान पर पहुंच गई। पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी, मजीद महंगाई के तूफान को दस्तक। शहबाज स्पीड के दौरान पाकिस्तानी रुपए की स्पीड पीछे की जानिब गामजन। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर की कदर में मजीद 83 पैसे इजाफा। डॉलर 208 रुपए 50 पैसे का हो गया। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम ने बोल न्यूज से बात करते हुए कहा, अदम इस्तेहकाम से मईशत अच्छी नहीं चल पाती। इनको इतना कुछ करने के बाद भी किसी दोस्त ममालिक से पैसे नहीं मिल रहे। जब डॉलर बेकाबू होता है तो वो हर चीज जो मईशत में है उसकी कीमतों में जो है एक अदम इस्तेहकाम आ जाता है। और जब कीमतों में अदम इस्तेहकाम आता है तो मंडियों में, मार्केट में अदम इस्तेहकाम आता है। उसके बाद वो जब वो अदम इस्तेहकाम कारखानों तक चले जाता है तो वो तमाम की तमाम, वो जब कारखानों तक जाता है तो फिर वो रोजगार पे आ जाता है। तो ये तमाम की तमाम जो है चीज़ें जो है उससे मईशत अच्छी तरीके से नहीं चल पाती। शहबाज हुकूमत के तारीखी सियाह इक़दामात के बायस मुल्क के लिए हर गुजरता दिन तबाही की नई दास्तान रकम करने लगा। नई हुकूमत के आने के बाद से इंटरबैंक में डॉलर 25 रुपए से शायद महंगा हो चुका है। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और अमरीकी डॉलर मुसलसल तगड़ा और रुपया कमजोर होता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। सूरत हाल इस वक्त क्या है मार्केट की, ये जानेंगे। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी कफील, बताइएगा। देखिए, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर थमने का नाम नहीं ले रहा है और ना सिर्फ IMF से डील नहीं हो पा रही है बल्कि डॉलर जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जफर प्राचा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जफर साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है इंटरबैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में डॉलर की, और कहाँ तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? देखिए जनाब, इस वक्त इंटरबैंक में 209 रुपये पे बाइंग हो रही है और 210 में सेलिंग हो रही है। और हमारे यहाँ ओपन मार्केट में भी यही रेट है, 209 और 210। और अभी जो डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा, कोई क्लैरिटी नहीं है किसी तरफ से। ऐसा लगता है कि IMF की दीगर शराइत के साथ कोई ये भी शर्त है कि हमको रुपया मज़ीद डिवैल्यू करना है, और कहाँ तक करना है ये गवर्नमेंट बता सकती है। लेकिन आसार यही बता रहे हैं कि 5-7 रुपये और बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तेज़ी के साथ रुपए का दबाव का शिकार है और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो 5 रुपये 10 रुपये बढ़ना कोई बड़ी बात इस वक्त नहीं लगती, जब तक कि हमको कोई बड़ी रकम मुख्तलिफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ना मिले। आप क्या समझते हैं कहाँ तक जाएगा डॉलर इंटरबैंक के? देखिए जनाब, जो सूरत हाल नज़र आ रही है उससे तुम्हें 5 रुपये या 10 रुपये बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक कि हमको कोई बड़ा कोई डोनर को पैसे ना दे दे। तो आप क्या समझते हैं अब तक के जो इक़दाम है 2 महीने की इस हुकूमत के, वो भी नाकाफ़ी हैं? वो जो मईशत है उसको नहीं संभाल सके? देखिए, मौजूदा हुकूमत डॉलर का रेट रोकने में मुझे सीरियस नहीं लगती, ना उन्होंने कोई ऐसे इक़दाम किए हैं इसको रोकने के लिए। क्योंकि अगर पहले कभी 1-2 रुपया बढ़ता था तो मुख्तलिफ हमारे इदारे हमारे से मिल के बात करते थे और हम कोई ना कोई हल निकालते थे। प्राचा साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं देती डॉलर को रोकने के लिए, और यही वजूहत है कि जो डॉलर अब तक IMF की डील ना होने के बायस बढ़ते ही। तफसीलात के लिए और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक दफा फिर ये क्लैरिटी से आपको समझ आ जानी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो दोबारा फेल हो गई है एक साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में। डब्बों में लड़ाइयाँ थी, वही तमाशा था। तो मेरे भाई, इसीलिए इमरान खान साहब जब वजीर आज़म थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और ये भी जमात MKM भी साथ बैठी थी। और याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ
IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले भी अमीनुल हक साहब के पास थी, आज भी अमीनुल हक साहब के पास है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट को ये भी 7 पार्टनर से इन्होंने वो बिल के ऊपर जिसपे EVMs और ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो बिल था जॉइंट हाउस में MQM की जमात ने बशमूल अमीनुल हक भाई इन्होंने वोट दिया था। ये कैबिनेट का हिस्सा थे। हर कैबिनेट मीटिंग्स में पहले शुरू होने से पहले खान साहब पूछते थे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कि भैया मुझे इसकी अपडेट दो कहाँ तक पहुँचा है। और हर मीटिंग में वो कहते थे कि जो अपोजिशन वाले हैं जो कि आज हुकूमत में बैठे हैं इनके जो खदशात हैं इनको बोलो आगे बैठे, ये सिस्टम उनके सामने रखो और जो ये चाहते हैं बेहतरी हो सकती है ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए वो तैयार थे। और हमने कई दफ़ा इनको ऑफर भी की, लेकिन ये दखियानूस जमातें ये दखियानूस तरीके से इलेक्शन चाहती हैं और इस दखियानूसी का कल रात को आपको, कल शाम को, कल दोपहर को, कल इलेक्शन में आपको ये नज़र आ गया कि ये जो तशद्दुद और वायलेंस और मार धाड़ और गोली चली और लोग जख्मी और बेचारे एक इंतकाल भी कर गया, ये इसमें वापस ढकेलना चाहते हैं पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे कराची को, जो कि कराची वाले, आप मेरे भाई मीडिया वाले तो कवर करते रहे। मैं आप लोगों की शक्लें पहचानता हूँ, बहुत सारी 25 साल से ये काम कर रहा हूँ। हमें याद है कि जहाँ पुलिस नहीं पहुँचती थी वहाँ आपके ये कैमरामैन पहुँचे होते थे। मैं देखता था कि उधर फायरिंग में भी रिपोर्टिंग कर रहे होते थे। ये होता है जो आप करते हैं, ख़ास तौर पे मैं आपके लिए कह रहा हूँ। 12 मई को असल में जो 12 मई की रिपोर्टिंग आपने की वो पाकिस्तान में क्यों, दुनिया में मैं कहता हूँ बड़े मुश्किल है कोई मीडिया वाले जो पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह उसने कवर किया, बहुत मुश्किल काम होता है। ये इधर फायरिंग हो रही है, आपकी मीडिया की वैन्स पे भी फायरिंग हुई है, मीडिया के लोगों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया है। जियो के एक बड़ा फेमस था वो वली बाबर, उसका मर्डर भी हुआ। जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं उनकी जानें खतरे में होती हैं, आप लोगों की जानें खतरे में होती हैं। इस सियासत से निकल के हम इधर पहुंचे थे भैया, साफ सुथरी सियासत में, और अगर यही सियासत में वापस जाना है तो ये बर्दाश्त आपको भी नहीं करना चाहिए, हमें भी नहीं करना चाहिए। और जो इदारे हैं लॉ इन्फोर्समेंट ख़ास तौर पे, उन सारों को मिला के उनको भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये तबाही का रास्ता है। हम पाकिस्तान को अमन के रास्ते पे ले जाना चाहते थे, ले जाना चाहते हैं और ये कोशिश जारी रखेंगे। तो अगर EVMs का के ऊपर डिबेट रहती और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अगर इन्फोर्स करते तो ये सारा तमाशा नहीं होता, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ जाती है इलेक्शन में। जब टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी तो ट्रांसपेरेंसी ले आती है। तो ये टेक्नोलॉजी से भागते इसलिए हैं क्योंकि ये चाहते हैं, ये जमातें दखियानूस तरीके से ये ठप्पे लगा के बेईमानी करके किसी तरह इलेक्शन निकाल लें, और हम चाहते थे कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। तीसरी चीज़ जो सेंसस का इशू है, देखें ये बड़ा क्रिटिकल इशू था कराची का सेंसस का, और MQM हमारे साथ पार्टनर थी और उन्होंने भी इसको उठाया। हमने तो पहले दिन से कहा हुआ था, और मज़े की बात यह है कि मैं भी उस मीटिंग में बैठा था, बिकॉज एक कमेटी कैबिनेट ने जो बनाई थी उसमें मैं चेयर कर रहा था, उसके साथ अमीनुल हक साहब भी थे, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा भी थी, डॉक्टर जुबैदा जलाल भी थी, और हमारे कादरी साहब भी थे। तो सब ने मिल के ये फैसला किया था सेंसस वाला। फिर वो चला गया कैबिनेट, और कैबिनेट से अप्रूव होके वो चला गया वो कमेटी में जो सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठते, नहीं CCI में चला गया। और CCI में उससे पहले जिन्होंने सेंसस कराया था 2017 में 16 में, जो मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ उसको हेड कर रहे थे और बाकी DC और ये सिंध हुकूमत के अंदर हुआ था, वो खुद ही उसके ऊपर एतराज़ उठा रहे थे, और वो कभी इधर बैठ रहे थे कभी उधर बैठ रहे थे। और मुराद अली शाह साहब ने वहाँ पे भी कहा कि जी हम नहीं। तो वो एक मेजॉरिटी CMs के साथ मिला के फैसला हुआ CCI में कि सेंसस होना है, और असद उमर साहब ने उसके बाद उस पर बड़ा काम भी किया और उसको भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ट्रांसपेरेंट करने की बात की, और इस साल होना था। और वो जिस तरह स्पीड में जो टेक्नोलॉजी की ला रहे थे उससे बड़ी तेज़ तरीके से और सस्ते तरीके से होना था। हाँ अरसलान सही कह रहा है, बजट भी उसका अप्रूव किया था। अब वो क्या हो गया सेंसस,
और उसके बगैर आपने पूरे शहर में डिलिमिटेशन कैसे कर दी? उसके बगैर आप लोकल बॉडी इलेक्शन कैसे अनाउंस कर दिए? जो सुप्रीम कोर्ट ने, लोकल बॉडीज की बात आ गई तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए हैं सिंध हुकूमत को कानून ठीक करने के, उसमें लिखा है सिंध गवर्नमेंट इज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, एडवाइस का लफ्ज नहीं है, मशवरा नहीं किया, डायरेक्ट किया है, यानी कि हुक्म दिया है कि 140A के तहत जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो होनी चाहिए। वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो स्पेशल कमेटी बनी है, पता नहीं उसकी मीटिंग नहीं हुई। अभी फिरदौस भाई कह रहे हैं कि वो भी 2-3 हफ्ते से मीटिंग नहीं हुई है उसकी और ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। फिर MQM वालों से पूछता हूँ कि सेंसस नहीं हुआ। और मैं एक बात बड़ी गौर से पूछना चाहता हूँ, जो मेरा तीसरा टॉपिक है, मैं इधर से आ जाऊँ। यहाँ से जी शुरू हुआ बिलावल हाउस से इंग्लिश मीडियम लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ, जिसमें को 300 तो SSU के वो लोग ले गए साथ अपने सारे वुज़रा, और ये वो CM भी कंटेनर पे, भी कंटेनर पे, हाँ सारे DCs को मिला के, पट मुख्तियार कार, ये वो सारे सिंध के सारे कहाँ जा रहे थे जी? इस्लामाबाद पिकनिक मनाने। और क्यों जा रहे थे? कहाँ पे टांग गई वहाँ जाके इनकी, एक ही चीज़ रह गई उसकी, इतने अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके। वो जा क्यों रहे थे? वो क्या था? महंगाई मार्च। वो जो ट्रक पे चढ़े रहते थे मरियम और वो जो अभी CM बन गया है, क्या नाम है उसका, मुझे नाम नहीं पता, हाँ कुकड़ी चोर का क्या नाम है? हमजा शाहबाज। मैं वैसे वो कुकड़ी कहते हैं उसको सब पंजाब में, तो मुझे वो याद था, मैं लेना नहीं चाह रहा था, आपने अच्छा का याद दिला दिया, वरना मैं कुकड़ी कहता रहता उसको, कुकड़ी शरीफ। हमजा वो जो जाली CM है वो ट्रक पे खड़े जी, महंगाई बढ़ी है। आप देख रहे हैं इस वक्त PTI रहनुमा अली जैदी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मौसम की बात करें तो पंजाब में मानसून ने रुत ही बदल दी। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की झड़ी से मौसम सुहाना हो गया। लाहौर में अब्रे करम बरसात, ठंडी ठंडी हवाओं ने मौसम को और हसीन बना दिया। गर्मी की शिद्दत भी कम हो गई, कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। मुरझाए चेहरे खिल उठे। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। शहर इक़्तिदार और पंजाब में प्री मानसून बारिश, तेज आंधी और यालाबारी से मौसम खुशगवार। जुड़वा शहरों में तेज हवाएं, अब्रे करम और ओले पड़े, मौसम हसीन हो गया, चेहरे खिल उठे। रावलपिंडी में नशेबी मकामात से निकासी आब ऑपरेशन, नाला लई में पानी की सतह नॉर्मल है। लाहौर समेत नवाई इलाकों में गरज चमक के साथ धुआंधार बारिश, हवाएं ठंडी हो गयी। फैसलाबाद में हल्की बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गुजरा और मज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुजरावाला और गिरदो नवा में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत से सताए शहरियों ने बारिश होने पर सुख का सांस लिया। चिन्योट, सरगोदा, जैलम, खारियां, ओकाड़ा में तेज आंधी, अब्र रहमत बरस पड़ा, मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, तेज हवाएं, वादी तीरा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी हो गयी। कराची में भी बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। और बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। लाहौर का मौसम कैसा है, वहाँ कितनी बारिश हुई है, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जाफ़र बिन यार। जाफ़र, आगाह कीजिएगा और जो हादसात हुए हैं लाहौर में बारिशों के बायस, उस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब और खुसूसन लाहौर में जो बाराने रहमत का सिलसिला जारी हो चुका है। अभी तक लाहौर में जो बारिश का सिलसिला जारी है। बाज़ इलाकों में बहुत तेज़ बारिश हुई है, बाज़ इलाकों में हल्का बूंदाबांदी हुई, लेकिन तमाम सूरत हाल के बावजूद लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है। लाहौरिये आज बड़े खुश हैं। आप देख रहे होंगे कि काली घटाओं ने जो है छाई हुई है, जिसके बाद हरे भरे दख्त है वो खूबसूरती में इजाफा करे। साथ आपको बताता चलूँ कि बारिश जो होती है, गर्मी की शिद्दत तो उसमें कम कर दी, शहरियों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बुखेर दी, लेकिन दूसरी तरफ उनको उस वक्त शदीद मुश्किलात में तकलीफ का सामना करना पड़ता है जब वासा की नाअहली की वजह से दर्द इलाके हैं वो पानी से भर जाते हैं। जिसमें आपको बताता चलूँ लाहौर का पोश एरिया है, जो टाउन, उसकी इलाके जो सड़कें हैं इलाकों की भरी पड़ी हैं। उसके अलावा गुलबर्ग पोश इलाका है, मॉडल टाउन, कलमा चौक, मुतद्दद ऐसे इलाके हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की अगर बात कर ले तो वहाँ पे पानी ही पानी है, लेकिन वासा की जानिब से पानी निकालने की कोशिशें की जाती है, लेकिन बारिश इतनी काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत इस वक्त शदीद कम हो चुकी है। ट्रैफिक जो है रवां दवां है, क्योंकि गर्मी की वजह से चेहरे बिल्कुल जो है मुरझा गए थे, लेकिन आज चेहरे एक दफ़ा ठीक है। जाफर, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।